अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इस वक्त डील और मुज़ाकरात की खबरों से भरा हुआ है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस वक्त फजल रहमान मैदान में मौजूद हैं और उन्होंने न सिर्फ ऐलान जंग किया, बल्कि हर रोज वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं, पुकार रहे हैं और इसके बावजूद उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाती। हुकूमत वक्त फजल रहमान को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रही है। रिटर्न इजाजत नहीं दी जाती, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत वक्त उनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन भी नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत ये चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ महाज खोला जाए। और जब मैं हुकूमत की बात करता हूं तो इसमें फजल रहमान के पुराने जो दोस्त हैं नवाज शरीफ साहब और उनके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब हैं। आसिफ अली जरदारी साहब खुलकर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कभी भी नहीं आएंगे और इस वक्त जो खेल खेला गया पाकिस्तान के इक़्तिदार के हसूल के लिए, इसमें इन्होंने हाथ मिलाए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से। और उससे पहले आपको याद होगा कि बाजवा साहब किससे मिले, जिसका उन्होंने खुद भी जो है वो इजहार किया कि मेरी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई और फिर हमने इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए शहबाज शरीफ से राब्ता किया। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के हाथ में कुछ नहीं है और उन्हें दुख ये लग गया है कि वो बयानिया जिस पर मैं चलकर इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठता हूं और जब मैं हारने लगता हूं तो मैं इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाकर अपनी हार को जीत में कन्वर्ट कर देता हूं। अब मेरे हाथ खाली हैं और मुझे अब बयानी की जरूरत है कि पॉलिटिकल कैपिटल खत्म हो गया। लिहाजा फजल रहमान के जरिए व्यूअर्स ये जंग इसका बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। क्योंकि अगर नवाज शरीफ खुद जुबान खोलेंगे तो पंजाब में बेटी की हुकूमत है और फिर वो मुकदमात जो नवाज शरीफ के बंद हो गए, यकीनन कई ऐसे मुकदमात होंगे जिनमें दोबारा से अदालतों के जरिए नवाज शरीफ को जो है वो पैगाम पहुंचाया जा सकता है। इसलिए नवाज शरीफ साहब ने ये इसी में अपनी खैरियत समझी कि क्यों ना हम प्रॉक्सिस के जरिए पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये जंग जो है वो लड़ें। वैसे फजल रहमान साहब नवाज शरीफ की प्रॉक्सी हैं और फजल रहमान साहब इमरान खान से मुज़ाकरात की बात नहीं करते, बल्कि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं और पीटीआई के मैंडेट को तस्लीम करने की बात करते हैं। अगर आपको इस मैंडेट का इतना ही ख्याल था, तो आप फिर इमरान खान की रिहाई की बात भी करते, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं की। ये बात अगर हुई है तो ये अचकज़ई साहब की तरफ से बात हुई और उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इमरान खान साहब के लिए, वो ये कहते हैं कि इक़्तिदार वाले कहते हैं सच मत बोलो, अल्लाह कहता है झूठों पर अल्लाह की लानत। हम अल्लाह से डरते हैं, हम सच बोलेंगे और सच यही है कि इमरान खान इलेक्शन जीत चुका है। इमरान खान आज पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा वोटर्स का लीडर है। इमरान खान के साथ इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन निकाह में घुस जाना, तुम्हारा निकाह ऐसा है, तुम्हारा निकाह वैसा है। इमरान खान ने अगर कोई जुर्म किया है तो इसका ट्रायल किया जाए। हम मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए तहरीक चला रहे हैं। हमारा मकसद इक़्तिदार या चेहरों की तब्दीली नहीं है, बल्कि हम मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती जो है वो चाहते हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो अपने सियासतदानों को करप्ट करता है, इसकी फाइल बनाता है और फिर इस फाइल वाले को वजीर और फिर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बना दिया जाता है। एक्सटेंशन का रास्ता बर्बादी का रास्ता है। अगर हमारी हुकूमत आ भी जाती तो इमरान खान से यही मुतालबा है कि इमरान भाई, यहाँ पर आइन की हमें बालादस्ती चाहिए और आप ऐसे काम मत कीजिएगा। व्यूअर्स, ये अचकज़ई हैं, उनका बयान है। लेकिन फजल रहमान ने कभी इमरान खान की रिहाई की बात नहीं की। इमरान खान की रिहाई की बात कौन कर रहा है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सिर्फ उन लोगों के साथ जो है वो हाथ मिलाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ से जो पॉलिसी डायरेक्शन आई, उसमें तमाम सियासी जमातों से बात करने का हवाला जो है वो खान साहब की तरफ से दिया गया। व्यूअर्स, सवाल बहुत ही अहम है इस सियासी मंजरनामे के हवाले से कि जनरल लोधी जो हैं, वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से इसका रिबर्टल नहीं आया और जो ऑप्शंस पेश किए गए, वो ऑप्शंस इमरान खान के लिए काबिल कबूल नहीं है। फिर काज़ी साहब एक्सटेंशन लेंगे, फजल रहमान साहब किसकी प्रॉक्सी हैं और फिर नवाज शरीफ सदर मुंतखब होने के बाद कौन सा इनकलाब लेकर आएंगे और फिर इमरान खान जल्दी बाहर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज मैंने खुसूसी तौर पर रिक्वेस्ट की है इम्तियाज गुल साहब से, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और अरसा दराज से वो पाकिस्तान की सियासत को बहुत करीब से देख रहे हैं। पाकिस्तान के ताकतवर हल्के क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये वो क्वार्टर्स हैं जो अभी भी खामोश हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात को लेकर क्या सोच रही है
और उनके पास इस वक़्त क्या ऑप्शंस हैं। सर, आपने जनरल लोधी के बयानात को और उनकी उस कोशिश को देखा होगा जो पाकिस्तान के लिए वो कर रहे हैं, और इस ग्रुप को पाकिस्तान के खैरख़्वाहों का ग्रुप जो है वो लिखा गया, पढ़ा गया और कहा गया। अब जो पाकिस्तान के खैरख़्वाह ग्रुप्स में जिसको जनरल लोधी जो है वो लीड कर रहे हैं, उनका ये ख़्याल है, और उन्होंने इस हवाले से एक 5 निकाती फ़ॉर्मूला भी तय किया, और ये फ़ॉर्मूला ये था कि इमरान खान जो है वो ख़ामोशी से सियासत से एग्ज़िट करें, घर में बैठे 2 साल के लिए कुछ नहीं बोलेंगे और एहतजाज नहीं होगा, सड़क पर आकर आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई तहरीक नहीं चलाएँगे, ताकि एक ब्रीथिंग स्पेस दी जा सके शहबाज़ हुकूमत को और फिर पाकिस्तान में ताकतवर हलकों को, क्योंकि हम ये सर बात कहें या ना कहें, पाकिस्तान में हर बच्चा ये जानता है कि शहबाज़ हुकूमत को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, मौजूदा और इससे पहले इमरान खान की हुकूमत को गिराने में जनरल बाजवा की एस्टेब्लिशमेंट का जो था, वो हाथ था। अब जनरल लोधी जो हैं, वो जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं, आपको सर क्या लगता है कि कोई ब्रेक थ्रू होगा? अ, आप बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बाँधकर तो एहतजाज सिर्फ नहीं कर सकते, क्योंकि जनरल लोधी की बातों से तो यही लग रहा है। और जो मैंडेट इमरान खान का चोरी हुआ, पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट चोरी हुआ, उसके ऊपर बड़ा उन्होंने जो एक पॉइंट के ऊपर पूरी बहस को जो है वो ख़त्म कर दिया है, और 3 लोगों को मैंडेट भी दे दिया गया, और वो ये था कि आप पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट वापस करें, बच्चों को रिहा किया जाए, औरतों को रिहा किया जाए जिनको आपने पकड़ा हुआ है, और फिर जो झूठे मुकदमात बनाए गए, हम इसके ऊपर जो है वो अदालतों से ये जंग जो है लड़ेंगे, और हम किसी डील के ज़रिए बाहर नहीं आएँगे। आपको लगता यही है कि इनकी बात जो है वो सुनी जा रही है, और पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं, वो पूरी सिचुएशन को जो है वो देख रहे हैं, और फिर ऑप्शंस क्या है इनके पास? जी, आपने इरफान बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं। अव्वल तो ये कि जनरल लोधी बड़े खैरख्वाह हैं पाकिस्तान के। अब वो अपने साबका इदारे के भी खैरख्वाह हैं, और वो चाहते हैं कि कोई दरमियानी रास्ता तलाश करके मुल्क में इस वक्त जो हिजान की कैफियत है, जो कशीदगी है, उससे कम किया जाए, दर्जा हरारत को नीचे लाया जाए। अलबत्ता जो बुनियादी तौर पे बड़ी बात इस तमाम उनकी कोशिशों की राह में हायल आती है, वो है इमरान खान का वो बयान जिसका इयादा उन्होंने द टेलीग्राफ के अपने मजमून में भी किया है। उन्होंने ये कहा कि मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है। मेरा अकीदा खौफ के डर से कहीं ज़्यादा मजबूत है, और ये कि मैं पाकिस्तान के जो बुनियादी उसूल हैं, मसाइल हैं, उन पे कोई समझौता नहीं करूँगा। तो ये एक बहुत ही दो टोक अल्फाज में इमरान खान ने जो बयान दे दिया, और उसमें उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह का नाम भी लिया। तो इससे एक बात बड़ी वाज़ेह होकर सामने आ गई कि वो लोग जो ये चाहते हैं कि इमरान खान कोई कमिटमेंट दे के अडियाला जेल से बाहर आ जाए, और साथ में जिसका जिक्र आपने भी किया कि वो कोई एहतजाज ना करें, जल्द से जुलूस ना करें। तो इसका ये मतलब है कि वो बयानिया जो इमरान खान का ख़ास तौर पे 9 मई और उसके बाद फिर 5 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी के बाद से बना है, उसको इमरान खान अपने हाथ से गला दबा के दफन कर दें। अगर उन्होंने ये काम किया तो बुनियादी तौर पे ये लोग चाहते हैं, जो इनकी ख्याल था कि पीटीआई को हम ख़त्म कर देंगे, कुछ अरसे में ये फिज़ल आउट हो जाएगी और इमरान खान मजबूर हो जाएगा, ये तो नशई है, नशा करता है, तो जेल में एक दिन भी नहीं गुजार सकेगा। तो बुनियादी तौर पे इमरान खान ने उन तमाम दावों को, तमाम अंदाज़ों को गलत साबित किया है, और मुसालिहत की या मफाहमत की जो कोशिशें हैं, वो बुनियादी तौर पे कतई नज़र इसके कि उसमें के नुकात कौन से हैं, वो बुनियादी तौर पे उसका जो मुहर्रिक है वो है 8 फरवरी के इंतखाबात में पीटीआई के हामी और कुछ हलकों के मुखालिफ लोगों की भरपूर शिरकत, उनकी वोटिंग, उसके बाद फिर जो नताइज के साथ जो खिलवाड़ किया गया, और फिर 25 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने जो ख़त लिखा, उसने पाकिस्तान में एक लिहाज से एक सुनामी खड़ा किया है। क्यों? इससे पहले आप सबको पता है कि होता यह था कि कभी एक जज ने
अदम इत्तेफाक किया, इस्तीफ़ा दे दिया, किसी जज को डिसमिस कर दिया गया। इस मर्तबा न सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने ये सारी वो बातें की जो कि हम सबको मालूम है, लेकिन कोई सरकारी अफसर, कोई जज जबान पे नहीं लाना चाहता था, उन्होंने ब्लैक एंड वाइट में लिख दिया। उससे फिर बढ़ के 4 दूसरी हाई कोर्ट्स के जजों ने भी बुनियादी तौर पे उसी खत में उठाए गए नुकात को एंडोर्स किया, यानी उसकी तस्दीक की। बल्कि पेशावर हाई कोर्ट के जजों ने तो ये भी कहा कि हमें तो अफगानिस्तान के नंबर से फ़ोन आते हैं कि फ़लाँ केस में आप इस तरह का फ़ैसला कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बलूचिस्तान से भी कुछ ऐसी ही तजावीज़ आई जो कि सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई। तो बहसीत मजमूई एक ऐसी धमाका खेज सूरत हाल पैदा हो गई है जो इमरान खान के लिए डील के पॉइंट ऑफ व्यू से सूदमंद कतन नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान के तवील तर मफाद में, अगर तो वो लोग जो कि अभी भी चाह रहे हैं कि इमरान खान अपना मौक़िफ़ छोड़ के बयानिया दफन करके बाहर आ जाए, उन्हें इस कमर का एहसास करना होगा कि 8 फरवरी के बाद जो एक तूफान उठा है वो आसानी से थमने वाला नहीं है, और उसने पाकिस्तान को अब बहुत सारा मजीद भी अभी शेकअप करना है। देर से हो जल्द हो वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में 5 हाई कोर्टों के जजों ने और सुप्रीम कोर्ट के जजों की अक्सरियत ने, जिस तरह पहली अभी 30 अप्रैल को हेयरिंग हुई थी, इस अंदाज में उन्होंने कभी अपना इजहार ख्याल नहीं किया दूसरे इदारों की मुदाखलत, दूसरे इदारों की तरफ से उनके फैसलों हम्म। पे दबाव डालने के लिए। तो हमें ये जहन में रखना होगा कि इमरान खान अपनी जगह पे डटा हुआ है, लोग मुफाहमत की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मुफाहमत की कोशिशें मेरा ख्याल है कि इमरान खान की शराइत पे वो मुफाहमत होगी, दूसरों की शराइत पे नहीं होगी। क्योंकि जिस दिन इमरान खान ने दूसरों की शराइत पे मुफाहमत कर ली तो उनका बयानिया धड़ाम से नीचे आ जाएगा। वो उस आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए, उस आइन के एहतराम में जिसका जिक्र आर्मी चीफ ने काकूल में किया, कोई दरमियानी रास्ता निकाले, ऐसा रास्ता बाइज़्ज़त रास्ता जो कि सबको काबिल कबूल हो। ये नहीं हो सकता कि 84 लोग 1 साल से फौजी अदालतों में अपने मुकदमे शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हों। दूसरे कई रहनुमाओं के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, बशमूल इमरान खान के, जो जिन्होंने मेरा ख्याल है हाई कोर्ट को बताया था कि उनके खिलाफ 180 मुकदमात हैं। और सबसे बढ़ के बात, जो खिलवाड़ फॉर्म 45 से शुरू हुआ था, उसके साथ जो धोखाधड़ी हुई, और फिर उसका नतीजा आपने देखा कि फॉर्म 47 की सूरत में बरामद हुआ। ये इतना बड़ा फ्रॉड अगर कौम के मैंडेट के साथ किया गया है, उसकी मौजूदगी में मुफाहमत किस बात पे? मुझे तो ये समझ नहीं आती। दिन रात हम टेलीविज़न पे भी सुनते हैं कि मुसालिहत, मुफाहमत, और उनको पीटीआई को अपनी एजिटेशन, एहतजाजी सियासत छोड़ के अब बातचीत की तरफ आना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो कुछ आपके साथ हमने किया है उसको भुला के अब आप देख लीजिए कि आगे हम मिल के क्या कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे आपके जो मुतालबात हैं उसको आप भूल जाएं और मुस्तकबिल की फिक्र करें। तो अगर पीटीआई की क़यादत ने ये तमाम मामला भुला दिया तो उसके बाद उसके उसकी स्ट्रेंथ कहाँ रहेगी? उसके लिए बातचीत के इम्कानात, बातचीत की जो बार्गेनिंग चिप्स हैं वो क्या रहेंगे? तो मेरा अपना ये ख्याल है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के पास भी जो वाहिद ऑप्शन यही है। हमारा इस्टेब्लिशमेंट मतलब बड़ी पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की मुहाफ़िज़ है, वो मुहिब वतन भी हैं, और मेरा ख्याल है कि हुब्बे वतन में उन्हें जो ज़ाती अना या ज़िद या किसी को सबक सिखाने का जो मिशन है वो तर्क करके कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहिए कि जिसमें वो भी निकल आए बाहर, इमरान खान, पीटीआई को भी फेस सेविंग मिल जाए, और ये मुल्क गैर यकीनी के जिस गर्दाब में फंसा हुआ है
उससे निकल आए। अच्छा सर, आपको क्या लगता है, जो जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो अपने 6 जजेस का दिफा नहीं कर सका, और ये इंतहाई अहम नुकता है कि 6 जजेस इस वक़्त निज़ाम के खिलाफ खड़े हैं, और काज़ी साहब जहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हें सब कुछ जो है वो ठीक नज़र आता है। जिस खिड़की को वो रोज़ाना खोल कर जो सामने का मंज़र देखते हैं, वहाँ पर सब अच्छा है, और जो कुछ हुआ उनसे पहले से हुआ, और इसमें उनका कोई किरदार नहीं था। काज़ी साहब की एक्सटेंशन अगर उन्हें मिल जाती है, तो आप को क्या लगता है कि इसे एक्सेप्ट किया जाएगा सियासी जमातों की तरफ से? यानी वो लोग, वो जमातें जो इस वक़्त हुकूमत में नहीं हैं बल्कि एहतजाज कर रही हैं, वो, और फिर ऑब्वियसली इसका एक बड़ा एक रिएक्शन आएगा। बाकी जज साहिबान भी तो सोचेंगे कि अब हमने अगर गठजोड़ करेंगे तो चीफ जस्टिस बनेंगे, लिहाजा पॉलिटिकल फैसले किए जाएं। हमने काजी फैजीसा की एक्सटेंशन किस फार्मूले के तहत होगी और क्यों होगी, और ख़ास तौर पे जिस अंदाज में काजी फैजीसा साहब अभी तनहा हो गए हैं अपनी अदालत में, और जिस अंदाज में उनके खिलाफ इस वक्त एक कैंपेन भी चल रही है, उनके खिलाफ जज्बात का इजहार किया जा रहा है। मैंने आपके साथ अपना एक आर्टिकल भी शेयर किया है जो आज के एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपा है, वो भी पढ़ लीजिएगा, और अपने देखने वालों के साथ वो शेयर भी कर लीजिएगा। और उसमें इसी बात का अहाता हमने किया है कि एक शख्स जो मुकम्मल तौर पे अगर तनहा हो गया है, जिसको अब पब्लिक परसेप्शन में आप ये भी कह सकते हैं कि डिस्क्रेडिट हो गया है, और बिल्कुल ख़ुद को इस अंदाज में पेश कर रहा है गोया वो पाकिस्तान से उसका ताल्लुक नहीं है बल्कि दुनिया के किसी और मुल्क से, शायद मरीख से या चांद से पाकिस्तान आया है, और यहाँ पे आके उसको चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बिठा दिया गया है। तो ऐसे ऐसे वो सवाल करते हैं जो कि जाहिर ये करते हैं कि उन्हें इल्म ही नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो इस हवाले से उन्होंने, मैं नहीं समझता कि इनकी कोई मुद्दत मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कोई सोच भी सकेगा, क्योंकि एक ऐसा शख्स जिस पे बहुत सारे सवालात, इवन उन वो लोग जो कि उनके बड़े करीब समझे जाते थे, इवन उन्होंने भी सवालात उठा लिए। तो मैं नहीं समझता कि उनकी एक्सटेंशन का मामला कोई हकीकत है उसमें। सर, ये भी हमें बताएं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी पार्टी के सदर मुंतखब होने वाले हैं, और क्या सदर मुंतखब होने के बाद इनकलाब आएगा? पाकिस्तान में तो इनकलाब का हमें नहीं पता, लेकिन क्या उनकी पार्टी में इनकलाब आ जाएगा? लोग उनकी पार्टी को जो है कबूल करेंगे, एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी, और इन्हें इनका खोया हुआ मकाम वापस मिल जाएगा? कि हम तो 35-40 साल से तो इनकलाब किसी सूरत कैफियत से गुजर रहे हैं, और मालूम नहीं कि अब वो किस किस्म का इनकलाब लाएंगे। लेकिन उनके लिए मेरा ख्याल है बेहतर रास्ता अब यही है कि वो अल्लाह अल्लाह करें, बच्चों को लिखाने पढ़ाने का कोई काम करें, बजाय इसके कि बेटी के हमरा कभी तंदूर पे पहुंच जाते हैं, कभी किसी वर्कशॉप में पहुंच जाते हैं। उनका मेरा ख्याल है चैप्टर खासियत तक ख़त्म हो चुका है। ऑल्दो अगरचे पाकिस्तान में ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें तो बताया गया था कि आसिफ अली जरदारी भी करप्ट है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी करप्ट हैं। वही इदारे जिन्होंने फर्द जुर्म आयद की थी, बाकायदा मुकदमे तैयार थे शहबाज शरीफ के खिलाफ, उन इदारों ने उनको बरी ज़िम्मा करार दे दिया, FIA ने और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने। लिहाजा पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, मालूम नहीं ये गेम कौन कर रहा है, किस तरह कर रहा है। लेकिन मुझे जो खदशा है बतौर एक पाकिस्तानी के, कि इससे पाकिस्तान के जो तवील मयाद मफादात हैं वो बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। अच्छा सर, ये भी हमें बताएं, आपको क्या लगता है ये डील और मुज़ाकरात और फिर केसेस खान साहब कब बाहर आएंगे? अभी वक्त लगेगा, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर नवंबर हमेशा बड़ा भारी रहा, और खान साहब का बाहर आना नवंबर के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए जनरल जो लोधी हैं वो 2 साल की बात कर रहे हैं, और इसी 2 साल के अंदर ये पॉलिटिकल जो स्पेस की बात हो रही है, क्योंकि वो जुड़ी हुई है ना सिर्फ सियासी जमातों के साथ, बल्कि ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी जुड़ी हुई है। तो आपको लगता है ये कि जब तक अ, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के नहीं जाएंगे, क्योंकि अदालतें अगर आपको रिलीज कर भी दें, तो यहाँ पर एक 200 के करीब मुकदमात हैं, और फिर किसी भी चीज को बुनियाद बनाकर इमरान खान को जो है वो रोका जा सकता है? जब तक इस्लामाबाद में रावलपिंडी में मौजूदा क़यादत है, उनकी तो ख्वाहिश होगी कि इमरान खान अंदर ही रहे। और चूंकि उन्होंने इतने सारे मुकदमात कायम किए हुए हैं कि एक मुकदमे से ज़मानत होती है फिर दूसरे में पकड़ लेते हैं। और वैसे हम आखिर में एक मुख्तसर सी बात मैं ये करता हूँ, इस पे ख़त्म करते हैं शो मेरा ख्याल है,
कि जब इमरान खान गिरफ्तार हुए अगस्त 2023 में, उसके बाद मुकदमे पे मुकदमा बनता गया, तो इस्लामाबाद में एक बड़ा सीनियर पुलिस अफसर था। उससे जब मैंने एक थोड़ी सी बातचीत की तो उसने कहा कि यार आप भी बड़े भोले हैं, ये मुकदमे ऐसे नहीं बनाए गए। इनका मकसद है कि इमरान खान अब सारी जिंदगी पेशियां भुगतता रहेगा, कभी एक अदालत में कभी दूसरी अदालत में। तो इतनी आसानी से ये मुकदमे खत्म होने वाले नहीं हैं जब तक आला तरीन सतह पे क़यादत ये फैसला न कर ले। कत नज़र इसके कि उसका असर पाकिस्तान पे, अवाम पे, इसके मफादात पे क्या होता है, ये सिलसिला मुझे लगता है ऐसे ही चलता रहेगा।